सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्टिंग से पढ़ना हो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ना हो तो पिछली सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा आवेशन की पहली विधि, फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, और वो क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग का दूसरा तरीका, आवेशन की दूसरी विधि, चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। तो इस विधि से हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, ये समझने से पहले जो पिछली विधि है उसे एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें से किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं। या तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागी उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस वस्तु में धनावेश आ जाएगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु की और इस मार्कर को एक वस्तु मान रहे हैं और इसकी जो इंक है उसे हम इलेक्ट्रॉन, ये बोर्ड दूसरी वस्तु है। अगर हम इस वस्तु को इस वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने इस वस्तु को इस वस्तु के साथ रगड़ा तो इसकी इंक मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इस बोर्ड पर छूट गए, तो इस बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये बोर्ड कैसा होगा, ऋणावेशित। और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें रह गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ये वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। ये कौन सी विधि है, ये पहली वाली, घर्षण द्वारा आवेशित, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लेकिन आज हम दूसरा तरीका करेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। किस तरह से आवेशित करेंगे तो हमें कुछ बातें समझनी होंगी, अच्छे से समझना तो आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। पर वीडियो को पूरा देखें। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कैसी है, उदासीन, और क्या है, चालक, कंडक्टर है। ये उदासीन है। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो हम बोलेंगे इसके अंदर आवेश है। तो फिर इसे उदासीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कुल आवेश 0 है। अब कितना आवेश है इसके अंदर, मान लो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस का चार्ज कितना होगा, -20, और प्लस का भी कितना होगा, +20। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 क्या होंगे, प्रोटॉन। कुल आवेश कितना होगा इसका, तो इसके अंदर आवेश कितना है, इसके अंदर आवेश है माइनस का 20 भी और प्लस का 20। कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है 0, जिसे हम कहते हैं नेट चार्ज। और नेट चार्ज कितना है, 0। तो जब हम बोलते हैं कि किसी वस्तु को, जब हम बोलेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है, इसका मतलब क्या है, उसके पास नेट चार्ज है। उसका नेट चार्ज 0 नहीं है। अगर वस्तु धनावेशित है तो उसका नेट चार्ज धनात्मक होगा, अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उसका नेट चार्ज ऋणात्मक होगा, और अगर वस्तु उदासीन है तो उसका कुल आवेश या नेट चार्ज कितना होगा, 0। अभी हमारे पास जो चालक है उसका नेट चार्ज कितना है, 0। और इस 0 आवेश वाली वस्तु को या 0 आवेश वाले चालक को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। तो जो दूसरा तरीका है हमारे पास आवेशित करने का, उस विधि से हम इसे कैसे आवेशित करेंगे, हम दूसरी वस्तु लेते हैं और ये दूसरी वस्तु कैसी है, आवेशित। क्या है इसके पास, या तो धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा। मान लीजिए इसके पास ऋणात्मक आवेश है और इस वस्तु में ऋणात्मक आवेश की मात्रा कितनी है, तो इसमें ऋणात्मक आवेश की मात्रा है अभी 15। तो इसे हम 16 कर लेते हैं। अभी इसके अंदर आवेश कितना है, -16 -16। और ये जो वस्तु है आवेशित, ये क्या है, ये भी चालक है। तो इस आवेशित चालक के अंदर ऋणात्मक आवेश कितना है, -16 है। सबसे पहले आप ये समझिए, इस आवेशित चालक के अंदर ये ऋणात्मक आवेश या धनात्मक होता, ये आवेश कहाँ होता है, कहाँ स्थित होगा, तो ये जितना भी ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि ये समान प्रकृति का है और हमने पढ़ा कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये सभी ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित होने के कारण ये सभी ऋणात्मक आवेश कहाँ आ जाएंगे, इसकी सतह पर। यहाँ से आप एक रूल समझ के, एक नियम है ये
कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ होता है, इसकी सतह पर। क्यों होगा, समझ में आया? क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होने के कारण कहाँ जाएगा, सतह पर। अब यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये आवेश प्रतिकर्षित हो रहा है और सतह पर आ गया है तो ये इस सतह से बाहर, मतलब इस वस्तु से बाहर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि प्रतिकर्षण तो अभी भी हो रहा है। तो इस वस्तु से बाहर ही इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है वायु, और वायु क्या है, कुचालक। वायु विद्युत की कुचालक है, इंसुलेटर है। ये वायु कुचालक होने के कारण इन आवेशों को बाहर नहीं आने देगी। इसलिए जितना भी ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश होता, ये कहाँ रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा। लेकिन अंदर कहाँ रहेगा, सतह पर। समझ में आया? तो किसी चालक का पूरा आवेश, किसी कंडक्टर का टोटल चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर। समझ में आया? ठीक है। अब जब हम कभी डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है डायग्राम के अंदर इस तरीके से आवेश बना दें चालक के अंदर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चालक का आवेश कहाँ होता है, इसकी सतह पर। हम डायग्राम में कभी कभी ऐसे बनाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चालक के अंदर आवेश होगा। आवेश हमेशा कहाँ होगा, चालक के सतह पर होगा। समझ में आया? अब इस वस्तु द्वारा हम इस वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे, तो समझिए आप, इस वस्तु से इस वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे। मान लो इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में स्पर्श करा देते हैं। ये वस्तु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है, और एक दूसरी वस्तु जो उदासीन है। ये है उदासीन और ये है आवेशित। कैसी आवेशित है, ऋण आवेशित, नेगेटिवली चार्ज। और ये उदासीन। उदासीन क्यों है, क्योंकि इसके पास प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, जितने प्लस हैं उतने माइनस है। इसलिए ये वस्तु कैसी है, उदासीन। अभी इसका नेट चार्ज कितना है, 0। अब जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऋणात्मक आवेश है जो प्रतिकर्षित हो रहा था और बाहर जाना चाहता है, लेकिन बाहर क्यों नहीं जा पा रहा था, वायु के कारण। क्योंकि इसके बाहर वायु है, वायु क्या है, कुचालक। अब जैसे ही हम इस वस्तु को इस वस्तु के साथ टच कराएंगे, कॉन्टैक्ट कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, वैसे ही ये ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षण के कारण कहाँ चले जाएंगे, इस दूसरी वस्तु के अंदर। मान लो क्यों जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगाने से कौन सा बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश एक दूसरे को बाहर धकेल करेंगे, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएंगे। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है -16 E, मतलब माइनस के 16 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, माइनस का चार्ज कितना है, -16। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 16। और इसके पास अभी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी है। अब जैसे इनको टच कराएंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें आ जाएंगे, इस दूसरी वस्तु के अंदर। मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका चार्ज जब 0 नहीं रहेगा, क्या आ गया, -E। और इसका चार्ज कितना होगा, -15। अब अभी इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 15 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अभी भी प्रतिकर्षित करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके अंदर जाएंगे। जैसे ही प्रतिकर्षण का रिवर्सल रखेगा, एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। अब इसके अंदर चार्ज कितना हो गया, -2, और इसके अंदर -14। अब फिर से इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब आप बोलोगे इधर से भी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इधर भी तो इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब इधर बढ़ रही है, तो इधर से भी तो प्रतिकर्षण होगा। तो आंसर है, इधर अभी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन इधर अभी 14 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इधर से प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, और इस तरफ से प्रतिकर्षण बल कैसा लगेगा, कम लगेगा। इधर से रिपल्सिव फोर्स कम होगा और इस तरफ से रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। तो अभी भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किधर होगा, इस आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। समझ में आया, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा है इसकी तुलना में। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसमें जाते रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 9 और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए 7। अब इस स्थिति में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कोई गिनेगा, तो गिन रहे हैं, वो गिन लो कितना हो गया, ठीक है, हो गया पूरे। अब इसमें मत गिनना। तो
अभी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं 7। अब 9 इलेक्ट्रॉनों के बीच में फिर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाएगा, इधर 7 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, तो अभी भी इनकी ताकत कम और इनकी ताकत ज्यादा है, तो इधर से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा ज्यादा, और इस तरफ से जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा कम। एक इलेक्ट्रॉन और इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, इसके पास आवेश कितना आएगा -8, और इसके पास भी कितना है -8। अब दोनों के पास कितना है बराबर। तो अब जैसे ही इधर से एक और इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो अब जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि जितना बल इधर से लगेगा उतना ही इधर से, अगर इधर से कोई जाने की कोशिश करेगा तो इधर से क्या करेंगे, उसको वापस धकेल देंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर रुक जाएगा, अब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, तो दोनों के पास चार्ज आ गया। पहले ये कैसी थी उदासीन, लेकिन अब कैसी है आवेशित। कैसे हुई आवेशित? इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से चल के इसमें गए, चलकर गए, कंडक्ट हुए, तो हम इस विधि को क्या बोलेंगे, चालन द्वारा आवेशन। इस विधि की विशेषता है कि इस विधि में आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा, जैसे इसमें ऋणावेश था, उदासीन वस्तु पर भी वही आवेश आएगा। अभी ये उदासीन थी, अब कैसी होगी आवेशित। कैसा आवेश आया? ऋणात्मक, क्योंकि इसके पास भी क्या था ऋणात्मक आवेश था, दोनों के पास आ गए। इस विधि को हम बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन। आगे तो अगर हम गणितीय रूप से देखें, पहली वस्तु के पास आवेश कितना था 0, दूसरी के पास आवेश कितना था 16E, दोनों के पास आवेश कितना हुआ लास्ट में -8E -8E। कैसे हुआ? दोनों को कंबाइन कर लो, जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो दोनों का चार्ज हो। तो इस विधि में दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा वो कैसा होगा, बराबर बराबर। समझ में आया? अगर हम 2 वस्तु लें जिनमें से इसके पास आवेश है Q और दूसरी के पास आवेश है 0, तो दोनों के पास आवेश कितना आएगा कांटेक्ट के बाद, टच होने के बाद Q/2। समझ में आया? आवेश आधा आधा हो जाएगा। अगर इस वस्तु के पास आवेश Q है और इसके पास आवेश Q1 है और इसके पास आवेश Q2 है, अब दोनों के पास आवेश क्या आएंगे? इसके पास आवेश आएगा Q1 + Q2/2। समझ में आया? दोनों का कुल आवेश और उसका आधा आधा, Q1 + Q2/2। इसके पास भी क्या आएगा Q1 + Q2/। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो ये है चालन द्वारा आवेशन। इस विधि में हम चालक वस्तु को ही आवेशित कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस विधि में दोनों वस्तुओं पर कैसा आवेश आएगा, एक जैसा। इस पर तो पहले से ही आवेश है, इस वस्तु के पास कैसा आवेश आएगा, जैसा इसके पास, नेचर सेम होगा। अगर इसके पास ऋणात्मक आवेश है तो इसके पास भी ऋणात्मक आएगा, धनात्मक होता तो दोनों के पास धनात्मक आता। समझ में आया आपको?